दोस्तों, रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास मैं कोयम्बटूर के नरो स्टेशन से ट्रेन से मीलीपुरी के लिए रवाना हुआ। दरअसल मीलीपुरी में हमारी कंपनी का एक नया काम शुरू हुआ था और मुझे उस काम का सारा भार सौंप दिया गया था। ट्रेन में चढ़ने के बाद मैं भी बाकी पैसेंजर्स की तरह चुपचाप लेट गया। रात भी काफ़ी हो चुकी थी पर मैं सो नहीं सकता था क्योंकि 3 बजे के करीब मेरा स्टेशन आने वाला था, यानी कि अगले 4 घंटों में। ऐसे में मेरी आंख कहीं गहरी लग गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता। लिहाजा मैं फ़ोन पर मूवी देखने लगा ताकि समय का पता ना चले। पर मोबाइल पर मूवी देखते देखते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और जब एक बड़ी ही दर्दनाक चीख मुझे सुनाई पड़ी तो मैं हड़बड़ाते हुए उठा। मेरी आंख खुली तो मैंने पाई कि सब कुछ नॉर्मल है। ट्रेन की बोगी में किसी तरह की कोई भी हलचल नहीं थी, पर मेरे माथे से पसीना बह रहा था और मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो चीख मैंने अभी अभी सुनी थी क्या वो सच में मैंने सुनी थी या फिर मैं कोई सपना देख रहा था। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि मेरा ध्यान अपने मोबाइल पर गया जिस पर अभी भी मूवी चली रही थी। फिर जब मैंने उस मूवी को थोड़ा पीछे करके प्ले किया तो मैंने पाया कि वो जो चीख मैंने सुनी थी वो उस मूवी का एक सीन था जिसमें एक औरत चीखी थी। ये जानकर कि वो चीख बस मूवी का सीन भर था तो मुझे बहुत राहत मिली और मेरी बड़ी दिल की धड़कनें भी नॉर्मल हो गई। फिर एक गहरी सांस लेने के बाद मैं फिर से लेट गया, पर अब मैंने इस बार मूवी प्ले नहीं की, बस ट्रेन की खिड़की से बाहर की ओर देखता रहा। इस बीच मेरी आंखें फिर से भारी होने लगी। मुझे लगा कि कहीं फिर से मेरी आंख ना लग जाए। ये सोचकर अपनी सीट से उठा और अपने मुंह पर पानी मारने के लिए बोगी के वॉशरूम की तरफ बढ़ा। अभी मैं अपने मुंह पर पानी की छींटे मार ही रहा था कि तभी मुझे सामने लगे आईने में कोई दिखा, और उसे देखते ही जैसे मैं पीछे की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि पीछे तो कोई भी नहीं है। मैं उस वक्त इतना डर गया था कि मैं वहां से भागा और अपनी सीट पर आकर अपने पाँव समेटकर चुपचाप बैठ गया। पर अब मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी और अब मैं ये तय नहीं कर पा रहा था जो मैंने देखा था क्या वो मेरा वहम भर था या फिर हकीकत। फिर इसी बीच ट्रेन किसी छोटे से स्टेशन पर रुकी। मैं अभी अपना ध्यान किसी तरह उस आईने वाली बात से हटाना चाह रहा था कि तभी मुझे एक बच्चा स्टेशन की तरफ से भागता हुआ नजर आया। अभी मैं उसी बच्चे को ही देख रहा था कि तभी वो बच्चा भागते भागते ट्रेन के आर पार हो गया। उस बच्चे को ट्रेन के आर पार होता देख मेरी जोर की चीख निकल गई। मेरी चीखते मेरी बोगी में सफर कर रहे बाकी लोग एकदम से जाग गए और मुझे हिलाते हुए बोले, क्या हुआ भाई, तुम इतनी जोर से चीखे क्यों? और जब मैंने उन्हें उस बच्चे वाली बात बताई तो उन लोगों ने कहा, तुमने कोई डरावना सपना देखा है तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, ट्रेन तो कब से बिना रुके ही चल रही है। फिर जब मैंने गौर किया तो मैंने पाया कि ट्रेन तो सच में चल रही है। फिर मैंने जो देखा वो क्या था, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग समझने बुझने की ताकत खो चुका है। फिर इसी बीच ट्रेन किसी स्टेशन में दाखिल हुई तो मेरी नज़र मेरी घड़ी पर गई जिसमें रात के 3:15 हो रहे थे। और जब मैंने स्टेशन का नाम पढ़ा तो मैंने पाया कि ये तो वही स्टेशन था जहां मुझे उतरना था। मैंने फौरन ही अपना सारा सामान उठाया और ट्रेन से नीचे उतर गया। ट्रेन से उतरने के बाद जब मैंने प्लेटफार्म और स्टेशन के आसपास देखा तो वहां पर कोई नहीं था, जबकि मुझसे कहा गया था कि कंपनी का सुपरवाइजर मेरे को लेने स्टेशन पर आएगा। उसे वहां पर ना पाकर मैंने अपने दोनों बैग नीचे रखे और अपनी जेब से फ़ोन निकालकर सुपरवाइजर को कॉल किया। सुपरवाइजर कॉल उठाते ही बोला, साहब बस स्टेशन के पास ही हूँ, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, आप स्टेशन से बाहर आओ। ये बोलकर सुपरवाइजर ने कॉल काट दिया। फिर फ़ोन रखने के बाद जब मैं अपने दोनों बैग उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुका तो मेरा दिमाग एक बार फिर पगला गया, क्योंकि अब मुझे मेरे दोनों बैग जो मैंने अभी फ़ोन पर बात करने से पहले नीचे रखे थे अब वहाँ पर नहीं थे। अब अपने दोनों बैगों को वहाँ से गायब देखकर मुझे एक पल को लगा कि शायद फिर से मुझे आंखों का धोखा हो रहा है। पर जब मुझे अपने दोनों बैग पटरियों के बीचों बीच नजर आए तो मैं थोड़ा हिचकिचाते ही सही पर अपने बैगों को लेने के लिए प्लेटफार्म से उतरकर उस पटरी की तरफ बढ़ रहा था कि तभी पीछे से आवाज आई, सर रुको, ये क्या कर रहे हो? वो आवाज सुनते ही मैं एकदम से रुका और पीछे की तरफ पलटा। अभी मैं पीछे पलटा ही था कि तभी एक ट्रेन दंदनाते हुए मेरे बेहद करीब से गुजर गई और मैं ये देखकर वहीं जम सा गया। मैं अभी उन पटरों के बगल में जमा हुआ ही खड़ा था कि तभी वो आदमी मेरे पास आया और अपना हाथ देते हुए वापस से मुझे प्लेटफार्म पर खींचा।
प्लेटफार्म पर आने के बाद भी मेरी जुबान तलक नहीं हिल रही थी। फिर जब उस आदमी ने कहा, आप ही है ना जिन्हें कंपनी ने भेजा है, जिस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाकर जवाब दिया। मेरे सर हाँ में हिलाते ही उस आदमी ने कहा, सर मैं कंपनी का सुपरवाइजर विनोद हूँ। जब उसने ये बताया कि वो कंपनी का सुपरवाइजर है तो मुझे ये जानकर थोड़ी राहत मिली। और जब मैंने किसी तरह सारी बात उसे बताई तो विनोद बोला, सर अभी यहाँ से चलते हैं। और फिर मैं विनोद के साथ स्टेशन से बाहर निकल गया। रास्ते में विनोद ने जब मेरे से पूछा कि रास्ते में आते वक्त कुछ ऐसा आपके साथ हुआ था जो अजीब था। विनोद के इस सवाल पर जब मैंने गौर किया तो मुझे याद आया कि जब मैं ट्रेन में चढ़ रहा था तब एक बहुत तेज खुशबू आई थी और उस खुशबू को सूंघते ही मेरे मुंह से निकल गया, वाह क्या खुशबू है। पर ना तो ट्रेन में ऐसा कुछ था और ना ही ट्रेन के बाहर जिससे ऐसी खुशबू आए। जब ये बात मैंने विनोद को बताई तो विनोद ने कहा, यही गलती हो गई सर आपसे, आपको उस खुशबू का जिक्र नहीं करना चाहिए था, तभी आपके साथ ये सारी घटनाएं घट रही हैं। फिर इसके बाद तकरीबन अगले आधे घंटे बाद हम लोग साइट पर पहुंचे, पर मेरे रुकने की व्यवस्था साइट से बाहर की गई थी जो कि टेम्पररी थी। 4 तो बजने को ही थे और अगले 3 से 4 घंटों में सुबह भी हो गई। पर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, जिस वजह से मैं साइट पर नहीं गया और अगले 5 दिन तक विनोद मुझे सारे काम के अपडेट देता रहा। फिर जब मैं ठीक हुआ तो मेरे रहने का इंतजाम भी मेन साइट पर ही कर दिया गया। पहली बार जब मैं साइट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि काम काफी अच्छा और तेजी से चल रहा है। साइट का जायजा लेने के बाद मैं वहां काम कर रहे सारे मजदूरों से भी मिला, उनकी समस्याएं भी सुनी और समस्याओं को दूर करने का इंतजाम भी किया। शाम होते होते विनोद बोला, सर मैं चलता हूँ, अगर आपको कोई जरूरत हो तो देव बाबा को आवाज दे दीजिएगा। दरअसल विनोद यहाँ का लोकल बंदा था और उसका घर भी साइट के बेहद ही करीब था, जिस वजह से वो दिन का काम खत्म होने के बाद वापस घर लौट जाता था। खैर विनोद के जाने के बाद जब साइट पर गहरी खामोशी छा गई तो मेरे रूम के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। फिर जब मैंने दरवाजा खोला तो एक मजदूर हाथ जोड़े खड़ा था। मैंने जब उस मजदूर से पूछा, क्या बात है, तो उसने कहा, साहब मेरा हिसाब कर दो, मुझे घर जाना है। जिस पर मैंने कहा, इस बार में विनोद जी से बात करो, वो तुम्हारा हिसाब कर देगा, अगर वो ना करे तो फिर मेरे से कहना। जिस पर वो मजदूर निराश हो गया और बोला, विनोद साहब से मैंने कई बार बोला साहब, पर वो मेरी सुन ही नहीं रहे। ये जानने के बाद मैंने उस मजदूर से कहा, तुम चिंता मत करो, सुबह सबसे पहले तुम्हारे हिसाब का ही काम करेंगे। मेरे ये कहने के बाद वो मजदूर वहां से चला गया और मैं वापस दरवाजा बंद करके लेट गया। और लेटे लेटे कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर अचानक से मेरी आंख खुल गई और आंख खुलते ही मुझे किसी की गुहार सुनाई पड़ी जो कह रहा था, साहब मेरा हिसाब कर दो, मुझे घर जाना है। ये सुनते ही मैं मन ही मन बोला, अरे अभी तो मैंने इसे समझाया था कि सुबह हिसाब कर देंगे, तो फिर ये दोबारा क्यों आ गया। मैं अभी ये मन में बोल ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी, जिसमें अभी रात के 1 बज रहे थे। रात के 1 बजे भला वो मजदूर दोबारा क्यों आएगा। कहीं इस बार मेरे कान को तो धोखा नहीं हो रहा है जैसे कुछ दिनों पहले ट्रेन में आंखों का धोखा हुआ था। कहीं वही मुसीबत फिर तो गले नहीं पड़ गई। अभी जहन में ऐसे ही सवाल उठ रहे थे तो वहीं वो मजदूर लगातार यही कहे जा रहा था, साहब मेरा हिसाब कर दो, मुझे घर जाना है। पर मेरी जरा सी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं दरवाजा खोलकर बाहर जाऊं। मैं चुपचाप अपने रूम में दुबका रहा और तकरीबन 3 बजे जाकर उस मजदूर की आवाजें आनी बंद हो गई। पर मैं अभी भी डरा सहमा ही था। फिर जब सुबह के 7 बजे दरवाजे पर खटखटाते हुए विनोद बोला, सर चाय ले लीजिए। तब जाकर मैं अपने बिस्तर से उठा और दरवाजा खोला। मेरे दरवाजे खोलते ही विनोद मेरे चेहरे को देखते ही समझ गया कि मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ। फिर जब विनोद ने पूछा, क्या हुआ सर, आप ठीक तो है ना, तो मैंने विनोद को कल रात की सारी बात बता दी। पहले विनोद को लगा कि उसी मजदूर की कारस्तानी है जो मेरे से रात को मिलकर गया था, पर मुझे उसका नाम नहीं पता था, तो मैं विनोद को बता नहीं पाया कि वो मजदूर कौन था। फिर कुछ ही देर में विनोद ने सारे मजदूरों को इकट्ठा किया और हड़काते हुए बोला, आज तक इसका हिसाब टाइम पर नहीं हुआ है, जो सर को रात भर परेशान करते रहे। विनोद के गुस्से के चलते सारे मजदूर चुपचाप विनोद की झाड़ सुनते रहे, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। वहीं मैं उन मजदूरों के बीच उस मजदूर को खोज रहा था जिसने मेरे से बात की थी, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जब ये बात मैंने विनोद को बताई तो उसका शक और गहरा हो गया। फिर जब विनोद ने पूछा, यहाँ पर तुम में से कौन नहीं है, तो इस पर वो सभी मजदूर अपने अगल बगल देखने लगे
और फिर कुछ मजदूरों ने एक नाम लेते हुए कहा, साहब शंकर नहीं है यहाँ पर। इसके बाद जब विनोद ने पूछा कि शंकर कहाँ गया है, तो इस पर किसी को कुछ नहीं पता था कि शंकर कहाँ पर है। इसके बाद विनोद ने सबको वापस से अपने अपने काम पर लगने को कह दिया। मजदूरों के जाने के बाद विनोद ने कहा कि सर हो ना हो ये सब उसी की कारस्तानी होगी, आप चिंता मत करो, उसको आने दो, फिर उसकी खबर लेंगे। इसके बाद विनोद अपने काम पर लग गया और मैं भी फ्रेश होने चला गया। दिन का काम खत्म होने के बाद विनोद अपने घर लौट गया और मैं काम की सारी अपडेट अपने फाइल में लिखने लगा। मैं अभी अपनी फाइल में उलझा हुआ था कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने वो कल रात वाला मजदूरी हाथ जोड़े खड़ा था। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि वो मजदूर रोता हुआ बोला, साहब हमारी मदद कर दो, नहीं तो हमारा भाई मर जाएगा। उसे रोते बिलखते देखकर मेरा दिल भी पता नहीं क्यों लेकिन भर आया था। मैंने उसे थोड़ा शांत करते हुए पूछा, तुम्हें कहा था ना कि सुबह हिसाब हो जाएगा, फिर तुम सारा दिन कहाँ गायब रहे? इस पर उस मजदूर ने कहा, साहब आपसे बात करके जब हम वापस गए तभी घर से खबर आई कि मेरे छोटे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, बचना मुश्किल है। और ये सुनते ही हम उसी वक्त अपने घर के लिए निकल गए, अपने भाई को अस्पताल में भर्ती करवाए, पर डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना है, जिसके लिए 50,000 रुपये जमा करना है, वो भी कल तक। उस मजदूर की बात सुनने के बाद मैंने उससे कहा, चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम हो जाएगा, तुम मुझे उस अस्पताल ले चलो जहाँ तुमने उसे भर्ती करवाया है। मेरे इतना कहते ही वो बोला, चलो साहब। इसके बाद मैंने उस मजदूर को अपनी बाइक पर बैठाया और उस अस्पताल की तरफ निकल गया। अस्पताल पहुंचकर मैं उसके भाई से मिला जो उस वक्त बेहोशी की हालत में था, फिर डॉक्टर से मिला और सारी बात करने के बाद पैसा जमा करवा दिए। पैसे जमा करने के बाद मैं उस मजदूर को ये बोलकर वापस निकल आया कि कोई ज़रूरत हो तो मैं साइड पर ही हूँ। मैं अस्पताल से तो निकल आया था, पर अब मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर कल रात शंकर मुझे आवाज़ नहीं दे रहा था तो वो कौन था जो शंकर की तरह अपना हिसाब करने की मुझसे बात कर रहा था। अब तक काफ़ी रात हो चुकी थी और जब मैंने अपनी घड़ी देखी तो रात के 1 बजने को थे और जब मैं वापस साइड पर पहुंचा तो अभी भी मेरे दिमाग में वही बात घूम रही थी। मैं अपने रूम के दरवाजे पर लगा ताला ही खोल रहा था कि तभी वो आवाज़ फिर से आने लगी कि साहब मेरा हिसाब कर दो। वो आवाज़ सुनते ही मेरे हाथ से चाबी वहीं नीचे गिर पड़ी और जब मैंने आसपास देखा तो वहां पर कोई नहीं था, पर वो आवाज़ अभी भी आ ही रही थी। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा डर गया था कि डर के मारे मैं नीचे गिरी चाबी भी उठा नहीं पा रहा था। और जब मैंने थोड़ी हिम्मत जुटा के कहा, कौन हो तुम, तो मेरे कहते ही वो आवाज़ रोने में बदल गई। मतलब कि अब वो जो कोई भी था जो अपना हिसाब मांग रहा था, अब वो रोने लगा था। उसके रोने में एक अलग ही दर्द था जो मुझे भी महसूस हो रहा था। अभी मैं डरा सहमा अपने रूम के दरवाजे पर कपकपाई रहा था कि तभी पीछे से आवाज़ आई, साहब क्या हुआ, इतनी रात गए बाहर क्या कर रहे हैं? फिर जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे देव बाबा हैं। देव बाबा जो हमारे साइड के एक गार्ड थे। देव बाबा को अपने पास देखकर मेरी थोड़ी सांस बंधी। फिर जब मैंने देव बाबा को कहा, ये कौन है जो इतनी रात गए रो रहा है, तो इस पर देव बाबा ने जो कहा उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। दरअसल देव बाबा ने कहा, साहब ये गंगू दयाल है जो रो रहा है, ये हर रात को ऐसे ही रोता है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पिछले 8 महीने से ऐसे ही अपना हिसाब मांगता है और जब कोई इसकी आवाज़ सुनकर जवाब दे देता है तो वो रोने लगता है। फिर जब इस पर मैंने देव बाबा से पूछा, कौन है ये जिसका हिसाब अभी तक नहीं हुआ है, और विनोद ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। इस पर देव बाबा ने कहा, साहब विनोद जी कैसे बताएंगे जब उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, सिवाय इसके कि जब यहाँ काम शुरू हुआ था तब एक मजदूर की जान चली गई थी और कुछ दिनों बाद वो कंपनी अपना काम छोड़कर बीच में छोड़कर भाग गई और उसके बाद अगली 2 कंपनीज भी कुछ महीनों के अंतराल के बाद ठीक पहली कंपनी की तरह ही काम छोड़कर चली गई। देव बाबा की बात सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था और जब मैंने देव बाबा से कहा, आप ये कहना चाहते हो कि ये रोने की आवाज़ उसी मजदूर की है जो उस रोज़ मारा गया था और इसी की वजह से पहले 3 कंपनियों ने अपना काम छोड़ दिया? अभी मैंने इतना कहा ही था कि वो रोने की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज हो गई थी कि अब मुझे अपने दोनों कानों पर हाथ रखना पड़ा, पर कानों पर हाथ रखने के बाद भी उसकी रोने की आवाज़ मेरे बर्दाश्त से बाहर होने लगी और देखते देखते मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था और मेरे बगल में विनोद बैठा था। और जब मैंने विनोद से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया तो उसने बताया कि
सर, आपके कान से खून निकलने के कारण आप बेहोश हो गए थे। वो तो देव बाबा ने मुझे वक्त पर बुला लिया और मैं आपको यहाँ ले आया। इसके बाद जब मैंने विनोद को उस मजदूर के बारे में पूछताछ की तो विनोद बोला, वैसे तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता है, पर यह बात तो पक्की है कि एक मजदूर की मौत अपने साइट पर ही हुई थी और उसके मौत के बाद कुछ दिनों बाद उस कंपनी का इंचार्ज पागल हो गया और फिर कंपनी वहां से चली गई। और उसके बाद जब अगली 2 कंपनीज ने यहाँ पर काम लिया तो उनके इंचार्ज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वो भी काम छोड़कर चले गए और अब आपके साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। तभी देव बाबा वहां पर आ पहुंचे और बोले, साहब, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गंगूदयाल का बस आप उसका हिसाब कर दो, वो शांत हो जाएगा। फिर जब मैंने कहा, आखिर ये हिसाब की क्या गुत्थी है, तो देव बाबा बोले, ये मेरे आंखों देखी बात है। जब इस साइट का काम शुरू हुआ तो गंगूदयाल भी उन मजदूरों में से एक था जो वहां काम कर रहे थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। 1 महीने बाद अचानक ही गंगू के पिताजी की तबीयत बिगड़ गई और जब उसने साइट के इंचार्ज प्रमोद से अपना हिसाब करने को कहा तो प्रमोद ने कहा, कल भर रुक जाओ क्योंकि बड़े पिलर की ढलाई होनी है और पिलर के काम के बाद अगले दिन तुम चले जाना। गंगूदयाल ने प्रमोद को काफी समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माना और मजबूरन गंगूदयाल को रुकना पड़ा। और फिर अगली रात उस 15 फीट के उस पिलर में मसाला भर रहा था कि तभी एक सरिया उसके आर पार हो गया और वो वहीं मौके पर ही मर गया। पर प्रमोद ने काम नहीं रोका, यहाँ तक कि प्रमोद ने गंगू की बॉडी को भी उस पिलर से बाहर नहीं निकाला। मामले को दबाने के लिए गंगू की बॉडी को उसी विशाल पिलर में सीमेंट से भर दिया और ये सारी घटना रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच हुई। फिर कुछ दिनों बाद प्रमोद पागल हो गया। वो कहता था कि उसे गंगू की आवाज सुनाई देती थी जैसा कि आपको सुनाई देती है। देव बाबा की बात सुनकर मेरे साथ साथ विनोद की भी आंखों में पानी भर आया। फिर मैंने विनोद को गंगू के घर वालों का पता लगाने को कहा। विनोद भी गंगू की दिल से मदद करना चाहता था, लिहाजा उसने शाम तक गंगू के परिवार की सारी डिटेल निकलवा ली। फिर जब मेरी बात गंगू के माँ से हुई तो वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगी और पता चला कि उसके पिताजी भी 8 महीने पहले ही गुजर गए। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। मेरे से जितना बन सकता था मैंने उनकी मदद की, पर उसकी माँ अपना बेटा चाहती थी, कोई मदद नहीं। वो पिछले 8 महीनों से थाने के चक्कर लगा रही थी इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल पुलिस वाले उसके बेटे की कोई खबर देंगे। गंगू की माँ से बात करने के बाद जहां मेरा दिल अंदर से रोए जा रहा था तो वहीं अब मुझे रात के 1 बजे का इंतजार था जब गंगू मुझे आवाज देता। और जब रात के 1 बजे तो गंगू ने आवाज देते हुए कहा, साहब, मेरा हिसाब कर दो। मैं गंगू की आवाज सुनकर तुरंत ही बाहर निकला और उस बड़े पिलर के पास पहुंचा जिसमें उसकी लाश दफन थी। मैं उस पिलर के पास जाकर बोला, मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया है, अब तुम जा सकते हो। मेरे इतना कहते ही गंगू रोने लगा और रोने की आवाज इतनी तेज थी कि फिर से मेरे कानों से खून निकलने लगा। मैंने तुरंत ही उसकी माँ को फोन किया और जैसे उसकी माँ ने फोन पर हेलो बोला, गंगू एकदम से चुप हो गया। मैंने वो फोन उस पिलर से सटा दिया और फिर कुछ देर बाद जब मैंने उसकी माँ से बात की तो उसकी माँ रोते बोली, मेरे बेटे से बात कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मेरे बेटे ने बता दिया है कि वो अब कभी भी नहीं लौटेगा। दोस्तों, ये बोलकर उसकी माँ ने फोन रख दिया और इसके बाद फिर कभी गंगू की आवाज मुझे उस साइड पर सुनाई नहीं दी। फिर तकरीबन 3 साल तक वहां काम चला और मैं वो प्रोजेक्ट खत्म करके वहां से निकल गया। आज भी जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो मुझे पहले तो वो ट्रेन वाला हादसा याद आता है जिसमें एक आत्मा ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, तो दूसरी तरफ गंगू की जिसकी मदद के बाद मेरी जिंदगी में तरक्की ही तरक्की हुई। खैर, आज गंगू का परिवार काफी खुशहाल है। मैं आज भी उनसे साल में कम से कम 1 दफा मिलने जरूर जाता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं